जय हिंद टू एवरीवन। तो ये वाला जो हमारा वीडियो है दैट इज ऑफ द टॉपिक कि जो भी अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर सेक्शंस हैं उनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। अब सारे सेक्शंस तो हम एक साथ कवर नहीं कर पाएंगे इस वीडियो में, लेकिन हाँ हमारी कोशिश होगी कि एटलीस्ट सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 30 तक हम इस वीडियो के अंदर जो भी सेक्शंस है वो हम कंप्लीट कर लें। गॉट इट? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 1। अब ये सेक्शन 1 में क्या लिखा है? सेक्शन 1 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टाइटल लिखा है। इट इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 1 में लिखा है कि इस एक्ट को हम क्या बोलेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बोलेंगे। बस इतना सा लिखा है सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 जो है, व्हाट इज दिस सेक्शन 2? सेक्शन 2 एक इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। इसके अंदर सबसेक्शंस हैं A B C D E F G H I और J तक ये सबसेक्शंस हैं और डिफरेंट जो भी अपने स्टेप्स है हम एक तरह से बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के क्रिएट होने के। जैसे सबसे पहले ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा, तो उन्हीं के बारे में इन सबसेक्शंस के अंदर बातें मेंशन है। काइंड ऑफ डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि इन सबसेक्शंस में लिखी है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन 2 है इंटरप्रिटेशन क्लॉज, इसमें सबसे पहले आता है सबसेक्शन ए। चले तो देखिएगा सबसेक्शन ए में क्या लिखा है। सबसेक्शन ए यानी कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है जब भी कॉन्ट्रैक्ट अगर हमें क्रिएट करना है? तो वी ऑल नो दैट सबसे पहले जो है ऑफर होता है। क्या होता है सबसे पहले? ऑफर। तो ऑफर के बारे में लिखा है सबसेक्शन ए के अंदर। एंड देन ऑफर के बाद क्या होगा? एक्सेप्टेंस होगा। तो एक्सेप्टेंस के बारे में लिखा है सबसेक्शन बी के अंदर। अब एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस ये दोनों ही बातें क्या है इसके बारे में सबसेक्शन बी के अंदर लिखा है। तो 2A में ऑफर, फिर 2B के अंदर क्या लिखा है? 2B के अंदर लिखा है एक्सेप्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। अब एक्सेप्टेंस के बाद बात आती है नेक्स्ट क्या होगा? जब ऑफर का एक्सेप्टेंस होगा तो एक बात हम ये भी सोच लें कि भाई ऑफर देने वाला कौन है? ऑफर देने वाला ऑफरर कहलाता है और जिसको ऑफर दिया है वो ऑफरी कहलाता है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑफर देने वाला प्रोमिसर है और जिसे ऑफर दिया जा रहा है वो प्रोमिसी है। तो प्रोमिसर और प्रोमिसी के बारे में लिखा है सब सेक्शन सी के अंदर। ठीक है, तो ए में ऑफर, फिर बी में एक्सेप्टेंस, फिर सी में लिखा है प्रोमिसर और प्रोमिसी के बारे में। सी के बाद आता है सब सेक्शन डी। अब जो भी प्रॉमिस है उसके अंदर कोई कंसिडरेशन है या नहीं है, हम इस बारे में सोचेंगे। ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई, प्रॉमिस और प्रोमिसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो बात आती है कि कंसिडरेशन होनी चाहिए उसके अंदर या नहीं है, जो भी बात है। तो कंसिडरेशन क्या है? लिखा है सबसेक्शन 2D के अंदर। गॉट इट? अब कंसिडरेशन के बाद अगला सबसेक्शन आता है सबसेक्शन ई। अब देखिए अगर वी नो दैट की कंसिडरेशन अगर है तो इट विल बिकम अ एग्रीमेंट। तो ये क्या कहलाएगा? एक एग्रीमेंट कहलाएगा। तो ये बात कहां लिखी है? सबसेक्शन ई के अंदर लिखी है। सो दैट इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, अब आगे की बात होगी कि वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है या फिर वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो ई के बाद लेकिन बीच में एक थोड़ी सी चीज और आ गई, दैट इज सबसेक्शन 2F के अंदर लिखा है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के बारे में कि जब भी कोई एक्ट किया जाएगा तो उस एक्ट के अगेंस्ट में अगर दोबारा से कोई एक्ट किया जा रहा है तो दिस इज नोन एज रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ये बात लिखी है सबसेक्शन F में। तो ए में ऑफर, बी में एक्सेप्टेंस, फिर उसके बाद सी में लिखा है प्रोमिसर और प्रोमिसी के बारे में, फिर उसके बाद डी में लिखा है कंसिडरेशन, फिर उसके बाद ई में लिखा है कि एग्रीमेंट जो है वो क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद एफ में लिखा है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के बारे में। अब अगर कोई एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है देन इट विल बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और अगर कोई एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? आपका वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। ये कहां लिखा है? ये लिखा है सबसेक्शन 2G के अंदर। तो जी किस बारे में? वॉइड एग्रीमेंट के बारे में है। और जी के बाद जो अगला सबसेक्शन है एफ, उसमें लिखा है कि ऐसा एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या बन जाएगा? आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो ये कहां लिखा है? ये लिखा है आपके सबसेक्शन एच के अंदर। नेक्स्ट आता है आई और जे। आई बात करता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और जे बात करता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो A B C D E F G H I J, तो यहां तक सबसेक्शंस जो है ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज में लिखे हुए हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए अगर हमें कुछ समझ में आया तो सबसे पहले A क्या होगा? ऑफर, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस, ये लिखिए बात कहां पे? B में, फिर उसके बाद प्रोमिसर और प्रोमिसी क्या है? ये लिखा है C में, फिर उसके बाद हम बात करते हैं सबसेक्शन डी की। अब देखिए डी में क्या लिखा है? डी में लिखा है कंसिडरेशन के बारे में। ठीक है, देन उसके बाद कंसिडरेशन के बाद आएगा आपका एग्रीमेंट, फिर एग्रीमेंट के बारे में लिखा है दैट इज इन ई। ठीक है, फिर एग्रीमेंट के बाद एफ के अंदर लिखा है कि रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होते हैं क्या नहीं होता है। फिर उसके बाद जी में लिखा है कि ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो कहलाएगा वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है,
फिर उसके बाद अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो दैट विल बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये कहा लिखा है, एच में लिखा है। फिर उसके बाद आई और जे, आई में लिखा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और जे में लिखा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो आई के अंदर लिखा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, देन इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और जे के अंदर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनते समय तो पूरी तरह से वैलिड था, लेकिन बाद में वो किसी कारण से क्या हो गया, it becomes impossible to perform, then it will become a void contract। तो ये आपके इंटरप्रिटेशन क्लॉज के सब सेक्शंस हैं, A B C D E F G H I and J। गॉट इट? क्लियर है बात? चले तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2। अब इसके बाद बात करते हैं अपन फर्स्ट चैप्टर की। चैप्टर 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर कितने सेक्शंस हैं? चैप्टर 1 किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। ठीक है, अब इस चैप्टर में सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 9 तक है। तो 3 से लेकर के 9 तक आप ध्यान रखिएगा कि ये सेक्शंस किसके बारे में बात करें। दे आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड प्रपोजल, सेक्शन 3 से सेक्शन 9। सबसे पहला सेक्शन 3, सेक्शन 3 है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल से रिलेटेड, कि कम्युनिकेशन क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स क्या है। ठीक है ना, एक जनरल सी चीजें कहां लिखी है? 3 में लिखी है। फिर 4 में आएगा कि किसी भी प्रपोजल को हम बाय पोस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये लिखा है 4 में, कि किसी भी प्रपोजल को हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाय पोस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद सेक्शन 5 में लिखा है कि किसी भी एक्सेप्टेंस को हम पूरा, मतलब अगर उसका कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ है अभी, तो उससे पहले पहले हम उसको क्या कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेक्शन 5 के अंदर क्या लिखा है? सेक्शन 5 में लिखा है कि जो प्रपोजल है इट कैन बी रिवोक्ड बिफोर इट्स कंप्लीशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस उसका कंप्लीट होता है, उससे पहले पहले हम क्या कर सकते हैं, हम जो है किसी भी प्रपोजल को रिवोक कर सकते हैं, ये लिखा है सेक्शन 5 में। तो देखिए चैप्टर 1 के अंदर सबसे पहले सेक्शन 3 था जो कि बात कर रहा है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स के बारे में। फिर आया 4 कह रहा है कि एक्सेप्टेंस जो है वो हम कैसे दे सकते हैं, बाय पोस्ट दे सकते हैं। 5 कह रहा है कि किसी प्रपोजल को हम रिवोक कर सकते हैं उसके एक्सेप्टेंस के कंप्लीट होने से पहले। अब उसके बाद जो सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 के अंदर लिखा है कि रिवोकेशन कैसे किया जा सकता है, दैट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 इस बारे में बात कर रहा है कि रिवोकेशन हम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 7 जो कि कह रहा है दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। इसके बाद है सेक्शन 8 जो कि कहता है कि एक्सेप्टेंस परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन से भी दी जा सकती है और बाय रिसीविंग एनी कंसिडरेशन भी दी जा सकती है। लास्ट सेक्शन है चैप्टर का सेक्शन 9। सेक्शन 9 ये कहता है दैट ऑफर में बी एक्सप्रेस, promises may be expressed or it may be implied। सेक्शन 9 कहता है that promises may be expressed or it may be implied। क्लियर है यहां तक? तो इस वाले चैप्टर में सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 9 तक सेक्शंस हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि क्या क्या सेक्शंस हमने इस चैप्टर के अंदर देखे। सबसे पहला था आपका सेक्शन 3। सेक्शन 3 के अंदर सिर्फ ये बात है कि कम्युनिकेशन है, एक्सेप्टेंस है, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स है। 4 में लिखा है कि जो एक्सेप्टेंस है वो बाय पोस्ट दी जा सकती है, ये कहां लिखा है? 4 में लिखा है। फिर 5 में लिखा है कि एक्सेप्टेंस जो है उसके पूरा होने से पहले पहले हम क्या कर सकते हैं, हम उसका रिवोकेशन कर सकते हैं। किसका? प्रपोजल का रिवोकेशन कर सकते हैं, ये लिखा है सेक्शन 5 में। सेक्शन 6 के अंदर लिखा है कि रिवोकेशन कैसे कैसे किया जा सकता है, ये कहां लिखा है? सेक्शन 6 में, कि रिवोकेशन कैसे कैसे किया जा सकता है। फिर सेक्शन 7 में लिखा है कि जो एक्सेप्टेंस है वो हमेशा एब्सोल्यूट होनी चाहिए। ठीक है। फिर सेक्शन 8 के अंदर ये लिखा है कि जो एक्सेप्टेंस है वो बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन या फिर किसी कंसिडरेशन को रिसीव करके भी दी जा सकती है। सेक्शन 9 में लिखा है दैट प्रोमिसेस मे बी एक्सप्रेस्ड और इट मे बी इम्प्लाइड। तो ये सेक्शन 3 से सेक्शन 9 तक है, ये आपको याद होने चाहिए। आप इसको बार बार सुन सकते हैं सेक्शन 3 से सेक्शन 9 तक, तो ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। गॉट इट? यहां तक सबको क्लियर है? चलिए एक छोटा सा फ्लैशबैक लीजिएगा और हल्का सा आप इसको रिवाइज कीजिएगा कि क्या क्या चीजें हमने सामने देखी है। चलिए तो चैप्टर 1 के बाद अब बात करते हैं अपन चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2 में है क्या और कितने सेक्शंस हैं? सेक्शन 9 तक हम चैप्टर 1 में देख चुके हैं। सेक्शन 10 से लेकर के सेक्शन 30 ये चैप्टर 2 में है एंड इट डील्स विद वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, इट डील्स विद वॉइड एग्रीमेंट्स। ठीक है।
वॉइडेबिलिटी के बारे में जो है इस चैप्टर सेकंड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिखा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं अपन सेक्शन 10 जो है वो ये बताता है कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन क्या क्या होते हैं। ये कहां लिखा है? सेक्शन 10 में लिखा है। क्या लिखा है कि एसेंशियल एलिमेंट, देखो ये कंफ्यूज मत होना कि सेक्शन 10 सर ऊपर तो आपने इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अंदर बताया था, कंसिडरेशन तो वहां भी सुना था हमने। यहाँ बच्चों सेक्शन 10 के अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन के बारे में लिखा है। गॉट इट? तो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे कंसिडरेशन के? दिस इज इन सेक्शन 10। नेक्स्ट उसके बाद है सेक्शन 11। सेक्शन 11 में ये लिखा है कि कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यानी कि कैपेसिटी क्या है, इसके बारे में मेंशन है। फिर आता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 बात करता है साउंड माइंड सिचुएशन के बारे में, कि साउंड माइंड कब होता है कब नहीं होता है। तो 10, 11, 12 ये आपको एक सीक्वेंस में याद रखना है। 10, 11, 12। 10 बात करेगा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन, 11 बात करेगा कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी के बारे में, देन 12 बात करेगा साउंड माइंड सिचुएशन कब होती है और कब नहीं होती है इसके बारे में। ठीक है, अब 13 और 14 ये एक सीक्वेंस में याद रहेंगे आपको आसानी से। 13 के अंदर मेंशन है कंसेंट डिफाइंड, इसके अंदर कंसेंट को डिफाइन किया गया है। कंसेंसस एड आइटम ये डिफाइंड है आपके किसमें? सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 के बाद है सेक्शन 14। सेक्शन 14 में फ्री कंसेंट के बारे में है। सेक्शन 14 के किसके बारे में है? सेक्शन 14 के अंदर फ्री कंसेंट के बारे में। तो लॉजिकली हमें याद रहेगा कि 13, 14 मतलब 13 में कंसेंट, फिर 14 के अंदर फ्री कंसेंट। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले सेक्शंस की। तो ये फ्री कंसेंट से रिलेटेड सेक्शंस ही चलेंगे। आप देखिए 14 के बाद आएगा सेक्शन 15 कोरिजन। अच्छा पहले बात आप मुझे बताइए कि जो भी आपकी फ्री कंसेंट है वो कैसे कैसे इफेक्ट हो सकती है। हमने किस सीक्वेंस के अंदर इसको पढ़ा था? हमने पढ़ा था कोरिजन, कोरिजन के बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस के बाद फ्रॉड, फ्रॉड के बाद मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन तक एक साथ सेक्शन चलेंगे, फिर बीच में थोड़ा सा गैप आएगा, देन मिस्टेक के लिए सेक्शंस एक साथ चलेंगे। ठीक है, तो 13 के अंदर कंसेंट, 14 के अंदर फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट कैसे कैसे इफेक्ट हो सकती है, सेक्शन 15 से चालू हो जाएगा। तो सेक्शन 15 में लिखा है कोरिजन, सेक्शन 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस, फिर सेक्शन 17 में फ्रॉड, एंड देन उसके बाद सेक्शन 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब सेक्शन 18 के बाद मिस्टेक से पहले दो सेक्शन आ जाएंगे, एक 19 और एक 19A। सबसे पहले तो 19 में क्या लिखा है? 19 में लिखा है कि अगर कोई जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें फ्री कंसेंट नहीं है, यानी कि वो कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये कहां लिखा है? सेक्शन 19 में लिखा है। अच्छा 19A में अनड्यू इन्फ्लुएंस से रिलेटेड बात लिखी हुई है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से होता है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को भी अग्रीड पार्टी क्या कर सकती है? अवॉइड कर सकती है। तो 19 और 19A तक की बात हो गई। अब इसके बाद अब हम बात करेंगे मिस्टेक के बारे में। मिस्टेक का सेक्शन शुरू होता है 20 से। ठीक है, 20 में लिखा है बायलेटरल मिस्टेक के बारे में कि अगर कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज बायलेटरल मिस्टेक पर हैं एज टू द फैक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देन दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। ये एग्रीमेंट आपका क्या होगा? वॉइड एग्रीमेंट होगा। अब देखिए 20, 21 और 22 ये तीनों ही मिस्टेक से रिलेटेड सेक्शंस हैं। 20 में बायलेटरल मिस्टेक आ गया, 21 में आ जाएगा मिस्टेक एज टू लॉ, दैट इज इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एक्जिसाट। ये 21 में लिखा है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं है। एंड देन उसके बाद 22 के अंदर लिखा है कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट, यानी कि इट इज रिलेटेड टू द यूनिलेटरल मिस्टेक। ठीक है, अगर यूनिलेटरल मिस्टेक है यानी कि एक ही कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी ने फैक्ट से रिलेटेड कोई गलती करी है, तो इट वोंट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, योर कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड। ठीक है, तो 20, 21, 22 ये तीनों किससे रिलेटेड हैं? ये तीनों रिलेटेड हैं मिस्टेक से। 20 बायलेटरल मिस्टेक से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, 21 मिस्टेक एज टू लॉ, इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एक्जिसाट, एंड 22 दैट इज यूनिलेटरल मिस्टेक एज टू फैक्ट। इससे कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो आपके चैप्टर सेकंड के सेक्शंस थे, ये चैप्टर सेकंड के सेक्शन जो है कहां से शुरू हुए थे? सेक्शन 10 से। सीक्वेंस आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले 10, 11, 12 याद रखेंगे हम। तो 10 बात करता है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन के बारे में। फिर जो आपका सेक्शन 11 है वो बात करता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में,
और जो सेक्शन 12 है वो बात करता है साउंड माइंड सिचुएशन के बारे में। तो ये एक सीक्वेंस हो गया 10, 11, 12। फिर उसके बाद 13, 14, ये बहुत आसानी से याद रहेगा आपको। 13 में कंसेंट है और 14 में फ्री कंसेंट है। फिर उसके बाद 15 प्री कंसेंट से रिलेटेड सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। 15 में कोरिजन, 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 में फ्रॉड और 18 में मिसरिप्रेजेंटेशन। बस ये तक रुक जाइए, अभी मिस्टेक की बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। फिर इसके बाद दो सेक्शन आ जाएंगे और 19 और 19A। 19 में लिखा है कि फ्री कंसेंट नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम अवॉइडेबल, और 19A के अंदर लिखा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से है तो उसे क्या किया जा सकता है, अग्री पार्टी के ऑप्शन पर अवॉइड किया जा सकता है। यहां तक रुक गए अपन। अब बात करेंगे मिस्टेक के बारे में। मिस्टेक के सेक्शंस हैं 3, 20, 21 एंड 22। 20 में बायलेटरल मिस्टेक, अगर बायलेटरल मिस्टेक से कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो इट विल बिकम वॉइड, हाउएवर इट शुड बी एज टू द मैटर ऑफ द फैक्ट। बायलेटरल मिस्टेक के बाद 21 बात करता है इग्नोरेंटिया जुरिस नॉन एग्जिस्टेंट, दैट इज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। मिस्टेक एज टू लॉ के बारे में 21 सेक्शन बात करता है। 22 बात करता है दैट इज रिलेटेड टू यूनिलैटरल मिस्टेक एज टू द फैक्ट। तो अगर कोई यूनिलैटरल मिस्टेक है यानी कि सिर्फ एक ही पार्टी की गलती है फैक्ट से रिलेटेड, तो इट वोंट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो दैट इज 22। अब नेक्स्ट देखिए 23। अब 23 में जो सेक्शन आगे चालू होंगे ना, ये वॉइडेबल या वॉइड एग्रीमेंट्स इनसे रिलेटेड आ जाएंगे। 23 सेक्शन इस बारे में बात करता है कि कंसिडरेशंस या ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कब लॉफुल होते हैं और कब लॉफुल नहीं होते हैं। 24 ये कहता है कि अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसके अंदर कुछ पार्ट लॉफुल है और कुछ अनलॉफुल है, इफ इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, तो वो पूरा का पूरा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो 23 के अंदर तो ये बताया कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट कब लॉफुल है कब लॉफुल नहीं है। फिर 24 में बताया कि अगर लॉफुल और अनलॉफुल दोनों का कुछ मिक्सचर है, इफ इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, आपका वॉइड हो जाएगा। 25 के अंदर ये लिखा है कि बिना कंसिडरेशन के जो एग्रीमेंट है इट इज वॉइड एग्रीमेंट, और एक्सेप्शन भी कुछ ना कुछ यहीं पर लिखा हुआ है कि अगर एक्सेप्शन हम जानते हैं वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन, और इफ इट इज इन राइटिंग, तो बिना कंसिडरेशन का एग्रीमेंट भी क्या हो जाता है, वैलिड हो जाता है। तो 23, 24 और 25 ये कंसिडरेशन से रिलेटेड ही है। 23 में लिखा है कि लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट कब होता है कब नहीं होता। फिर 24 के अंदर लिखा है कि अगर मिक्सचर है लॉफुल और अनलॉफुल का, एंड इफ इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। फिर 25 में लिखा है कि बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट वॉइड होता है, और जो एक्सेप्शन है वो भी कहीं ना कहीं यहीं पर घुसा दिए गए हैं। करेक्ट। सो दैट इज अबाउट द 23, 24 एंड 25। नेक्स्ट है 26। ये शादी के बारे में है। ये बात मैंने बीच में इसलिए बोल दी ताकि आपको एग्जैक्टली अब 26, मुझे पता है 26 नहीं भूलने वाले आप, इट इज रिलेटेड टू मैरिज। क्या है ये कि अगर रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का कोई एग्रीमेंट है तो इट विल बी वॉइड। तो शादी वाला सेक्शन कौन सा है, दैट इज 26। करेक्ट, कि कोई आपको शादी करने से नहीं रोक सकता। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है तो इस एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे, वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे। तो ये 26 है शादी के बारे में। 27 है बिजनेस के बारे में, कि आपको कोई लॉफुल प्रोफेशन या ट्रेड करने से भी कोई भी एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट नहीं कर सकता, दैट इज सेक्शन 27। फिर सेक्शन 28 जो है दैट इज रिलेटेड टू लीगल प्रोसीडिंग्स। ये कहता है कि आपके लीगल प्रोसीडिंग्स के राइट को भी आपसे कोई एग्रीमेंट नहीं छीन सकता। फिर जो 29th सेक्शन है इसके अंदर लिखा है कि अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा है जिसका मीनिंग अनसर्टेन है, तो ये भी आपका क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। और लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, दैट इज सेक्शन 30, जो कि वेजरिंग एग्रीमेंट्स के बारे में बता रहा है कि वेजरिंग एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। तो 26, 27, 28, 29 और 30। 26 शादी के बारे में, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड। 27 बिजनेस के बारे में, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। 28 लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में, रिस्ट्रेंट एनी एग्रीमेंट व्हिच इज रिस्ट्रेनिंग फ्रॉम यू which is restraining your rights of legal proceedings, that is also void. फिर 29 जो है that is about the uncertainty, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसका मीनिंग अनसर्टेन है तो वो भी क्या होगा, आपका void होगा। एंड फाइनली सेक्शन 30, सभी वेजरिंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, void एग्रीमेंट्स होते हैं। गॉट इट। चलिए तो एक बार अपन पूरा का पूरा रिवीजन देखते हैं। सबसे पहले 1 and 2। तो जो आपका सेक्शन 1 में है इसमें तो टाइटल है, और सेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस क्या क्या है, मतलब इंटरप्रीट किया हुआ है कुछ टर्मिनोलॉजी को। अब 2 के कुछ सबसेक्शंस हैं, ए ऑफर, बी एक्सेप्टेंस, सी प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, फिर डी कंसिडरेशन, फिर ई
दैट इज एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन अगर आपसे किसी क्वेश्चन में पूछ की जाएगी कहां कौन से सब सेक्शन में मतलब कौन से सेक्शन में, तो यू विल से दैट इट इज रिटन इन द सेक्शन 2E। फिर उसके बाद F बीच में आ गया, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। फिर F के बाद G वॉइड एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, दे आर वॉइड एग्रीमेंट्स। फिर H वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब H के बाद सिर्फ दो बचे हैं, दैट इज I एंड J। I बात करता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और J बात करता है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये तो था हमारे सेक्शन 2 का इंटरप्रिटेशन क्लॉज। अब चैप्टर पहला जो है इसमें सेक्शन 3 से सेक्शन 9 तक है। सबसे पहले सेक्शन 3। सेक्शन 3 में क्या लिखा है? सेक्शन 3 में लिखा है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, इसके बारे में लिखा है। 4 में लिखा है कि एक्सेप्टेंस जो है वो बाय पोस्ट दी जा सकती है, कहां लिखा है? सेक्शन 4 में। फिर 5 में लिखा है कि अगर आपको प्रपोजल को रिवोक करना हो तो एक्सेप्टेंस जो है उसके कम्युनिकेशन के पूरा होने से पहले पहले आप कर सकते हो, ये लिखा है 5 में। अब सेक्शन 6 में क्या लिखा है? क्या हमें याद है सेक्शन 6 में क्या लिखा? हाँ, सेक्शन 6 में लिखा है रिवोकेशन हाउ मेड, ये लिखा है सेक्शन 6 में। फिर बात करते हैं सेक्शन 7 के बारे में। सेक्शन 7 में क्या लिखा है? 7 में लिखा है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, ये लिखा है सेक्शन 7 में। जी हाँ, आपको याद है और मुझे भी याद है। फिर सेक्शन 7 के बाद आएगा सेक्शन 8। अब सेक्शन 8 में क्या लिखा है? सेक्शन 8 में लिखा है कि जो एक्सेप्टेंस है इट मे बी गिवन बाय द परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन और इट मे बी गिवन बाय रिसीविंग सम कंसिडरेशन, ये लिखा है सेक्शन 8 में। सेक्शन 9 में क्या लिखा है? सेक्शन 9 में लिखा है that promises may be expressed or it may be implied। तो ये आपका था चैप्टर 1, गॉट इट। अब इसके बाद चैप्टर 2 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये संबंधित है, इसका संबंध है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइड एग्रीमेंट से, इन सब बातों से इसका रिलेशनशिप है। अब ये कंपैरेटिवली आसान चैप्टर है। चैप्टर 10 से सेक्शन 10 से सेक्शन 30 तक इसके अंदर सेक्शन आएंगे। इसका सीक्वेंस आप पहले सुन लीजिए, आपको क्या याद रहना चाहिए? 10, 11, 12 आपको याद रहना चाहिए। फिर 13, 14 आपको याद रहना चाहिए। फिर 15, 16, 17, 18 बस रुक जाओ, यहां तक आपको याद रहना चाहिए। फिर 19, 19A, फिर 20, 21, 22 ये याद रहना चाहिए। फिर 23, 24, 25 ये याद रहना चाहिए। और लास्ट आपका सीक्वेंस जो आपको याद रखना है एक साथ, 26 शादी के बारे में, 27, 28 एंड 29 एंड देन 30, करेक्ट। चलिए अब देखते हैं याद है कि नहीं अपने को। तो पहला सीक्वेंस मैंने क्या बताया आपको? 10, 11, 12। 10 में एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन है, 11 में साउंड माइंड की सिचुएशन के बारे में है, और 12 के अंदर क्या लिखा है? सेक्शन 11 में क्या है आपका? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी क्या होती है। फिर 12 में क्या लिखा है? जी हाँ, 12 के अंदर लिखा है कि साउंड माइंड की सिचुएशन कब है कब नहीं है। तो ये पहला सीक्वेंस था, दैट इज 10, 11, 12, करेक्ट। 10 में एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन, 11 में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी और 12 में साउंड माइंड सिचुएशन कब है कब नहीं है, ठीक है। तो ये पहला सीक्वेंस। फिर 13, 14 ये बहुत सिंपल सा सीक्वेंस है। 13 में कंसेंट है, 14 में फ्री कंसेंट है। अब फ्री कंसेंट से रिलेटेड बातों में शुरू हो जाओ। 15 में कोरिजन, 16 में अनडियर इन्फ्लुएंस, 17 में फ्रॉड और 18 के अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन। बस यहीं तक रुक जाना है अपने को। अब 19 और 19A, 19 कह रहा है कि प्री कंसेंट नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइडेबल। 19A स्पेसिफिकली कह रहा है कि अंडर इन्फ्लुएंस अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इट कैन बी अवॉइडेड। क्लियर है यहां तक? अब आ जाओ बात, अब अगला सीक्वेंस क्या याद रखना आपको? 20, 21, 22 दिस इज रिलेटेड टू मिस्टेक। 20 में बायलेटरल मिस्टेक है कि अगर बायलेटरल मिस्टेक है एज टू फैक्ट तो योर एग्रीमेंट विल बिकम वॉइड। फिर 21 इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एक्सुसाट, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, ये है 21 में। 21 यूनिलेटरल मिस्टेक से रिलेटेड है कि अगर एज टू फैक्ट यूनिलेटरल मिस्टेक है देन योर कॉन्ट्रैक्ट विल इट वोंट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, योर कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड, दैट इज इन 22। तो ये सीक्वेंस था 20, 21, 22। अब अगला सीक्वेंस जो हमें याद रखना है 23, 24, 25 ये कंसिडरेशन से संबंधित है। 23 बताता है कि कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट्स कब लॉफुल होते हैं कब नहीं होते हैं, ठीक है। फिर 24 ये कहता है कि अगर मिक्सचर है लॉफुल और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स का and if it cannot be separated, so in that condition the whole agreement will become void. That is about the section 24. फिर 25 के अंदर ये लिखा है कि कंसिडरेशन के बिना जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो void होते हैं, और एक्सेप्शन यहीं पर डाल रखा है
कि जो भी आपके एग्रीमेंट्स है जिनमें कंसिडरेशन नहीं है, बट इफ इट इज मेड इन नेचुरल लव एंड अफेक्शन, इफ दे आर इन राइटिंग, तो वो बिना कंसिडरेशन के भी क्या हो सकते हैं, वैलिड हो सकते हैं। तो टाइम बार लेफ्ट वाली बात भी यहीं पर लिखी हुई है। तो ये थे आपके 23, 24, 25, ये सीक्वेंस अपने को याद रखना चाहिए। लास्ट सीक्वेंस है 26 से 30। 26 शादी के बारे में, एग्रीमेंट्स रिस्ट्रेनिंग यू फ्रॉम मैरिज अवॉइड। 27 बिजनेस के बारे में, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो कि आपको रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, दे आर ऑल्सो वॉइड। फिर 28 लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में है। हाँ याद है हमें लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में। तो लीगल प्रोसीडिंग से रिलेटेड अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो कि रिस्ट्रेन कर रहा है, दे आर ऑल्सो वॉइड। इसके बाद 29 में क्या है, 29 में है अनसर्टेनिटी ऑफ मीनिंग अगर है किसी एग्रीमेंट में, तो दे आर ऑल्सो वॉइड। और 30 वेजरिंग एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट होता है, ये लिखा है सेक्शन 30 में। तो ये आपके सेक्शंस 1 से लेकर के 30 तक हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। आई होप आप इन सेक्शंस को याद कर पाएंगे। मुझे लगता है शायद अगर मुझे याद हो सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो से पहले तक मुझे याद नहीं थे। तो आई थिंक कि अगर मुझे याद हो सकते हैं तो आपको भी आसानी से याद हो ही सकते हैं। आप लोग भी काफी क्या, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हैं और आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए, तो 1 से 30 तक आप याद कर लीजिए। और देखिए, अगर आपको सेक्शंस याद रहेंगे ना, तो उसका एक अच्छा इफेक्ट ये आएगा कि आपको पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बहुत आसानी से सीक्वेंस में याद रहेगा। तो इट विल डेफिनेटली गिव यू लॉट्स ऑफ बेनिफिट इन योर एग्जाम्स अगर आपको सारे सेक्शंस याद होंगे तो। चलिए, तो नेक्स्ट जो है 30 के आगे के सेक्शंस, वो अपन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो ये थे आपके सेक्शन 1 से 30। करेक्ट? चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद अगेन।